अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मेरा टॉपिक है अर्हीनियस इक्वेशन। तो अर्हीनियस इक्वेशन जो है वो असल में रिलेशन है टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले जो पीछे हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद द चेंज ऑफ टाइम। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, थ्योरेटिकली हमने नहीं देखा, लेकिन हमें इसको एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डबल हो जाता था जब हम अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज़ करते थे। और इस टर्म को टेम्परेचर कोफिशिएंट से भी एक्सप्लेन किया गया था। जब हम मतलब एक रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का अगर 25 डिग्री पे है और दूसरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है 35 डिग्री पे है तो उसकी वैल्यू जो है 2 to 3 के दरमियान आ रही थी। इस चीज़ को टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री। ठीक है, तो ये रिलेशन देखा गया था कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। और हमने ये भी देखा कि जो टेम्परेचर है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमें पता है वो कंसंट्रेशन की पावर को ऑर्डर हम बोलते हैं और वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। सो ऑर्डर तो इससे एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे ज़रूर इसका अफेक्ट होता है। तो इसी चीज़ को अर्हीनियस ने 1889 में उसने डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेक किया और उससे एक रिलेशन निकाला, और वो रिलेशन था लॉग ऑफ नेचुरल रेट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू A डैश माइनस B ओवर T। ठीक है, और ये दोनों जो थे वो कांस्टेंट थे, और ये दोनों जो कांस्टेंट थे वो डिपेंड करते हैं केमिकल रिएक्शन पे कि केमिकल रिएक्शन किस तरह का है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। इस पे जो चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन से मत देखें कि कांस्टेंट ऊपर है टेम्परेचर नीचे है तो इसका इन्वर्स रिलेशन होगा। नहीं, इसका इन्वर्स रिलेशन नहीं होगा। इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। रेट कांस्टेंट जो है वो हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है, और रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंड भी नहीं करता और किसी चीज़ पे। रेट कांस्टेंट का सिर्फ डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस मतलब नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट किस तरह के हैं जिससे रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से रेट कांस्टेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर टेम्परेचर की वजह से। लेकिन ये केस के रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज़्यादा होगा, रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ये चीज़ सिर्फ इस कुछ रिएक्शंस में ये चीज़ नहीं देखी गई थी। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाए, तो इस केस में टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी कुछ है, लेकिन ज़्यादातर ये ज़्यादा ही होता है। तो अगर इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएं तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये हमारी वाई एक्सिस पे आएगी, 1 ओवर टी जो है हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, बी हमारी स्लोप होगी और ए डैश हमारा इंटरसेप्ट होगा। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है उससे हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो हमारा जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या फिर उसके साथ होती है वो स्लोप होती है। 1 ओवर टी टेम्परेचर जो है हमारा, हम ज़ाहिरी बात है हम टेम्परेचर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं तो वो हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, और किसके साथ हम इफेक्ट चेक करें, रेट कांस्टेंट के साथ, तो वो हमारा वाई एक्सिस पे आएगा। और जो भी एक्स एक्सिस वाली चीज़ के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो हमारा स्लोप होता है, तो बी हमारी स्लोप होगी। और ये जो चीज़ है क्योंकि स्लोप हमारी नेगेटिव है, इसलिए जो हमारी ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव होती तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाता। ठीक है, डिक्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है स्लोप में क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। और जो हमारा ए डैश होगा वो हमारा इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट होता है ओरिजिन से लेके जहाँ ग्राफ शुरू होता है वो वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारा इंटरसेप्ट होगा और वो ए डैश होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है हमारी। ओके, तो अब हम इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और हम देखेंगे इसमें क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो इसी इक्वेशन को मैं और मॉडिफाई करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ऑफ नेचुरल ले लेंगे। यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे तो ये लॉग ऑफ नेचुरल ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है अगर हम लॉग ऑफ नेचुरल का एंटी लॉग ऑफ नेचुरल ले रहे हैं तो वो तो ख़त्म ही होगा, लेकिन दूसरी साइड पे तो
लॉग ऑफ नेचुरल है ही नहीं, तो दूसरी साइड पे एंटी लॉग का मतलब ये है एक्सपोनेंट। एंटी लॉग ऑफ नेचुरल को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों साइडों पे हम एंटी लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे, यहाँ पे ये लॉग ऑफ नेचुरल ख़त्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे एंटी लॉग ऑफ नेचुरल जब हम लेंगे तो एक्सपोनेंट आ जाएगा। ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट की पावर बन के आ जाएगी। एक्सपोनेंट को एंटी लॉग ऑफ नेचुरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि इसको हम अगर एक्सपोनेंट को अलग-अलग, जो दो पावर हैं ऊपर, एक पावर है a और एक पावर है -b/t, तो दोनों को अलग-अलग लिखेंगे और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। एक की पावर है, अगर हम इस इक्वेशन को खोल के लिखें तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, दोनों को अलग-अलग कर देंगे और एक की पावर होगी -b/t ये वाली, और दूसरी की पावर होगी एक्सपोनेंट की पावर होगी a सॉरी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की पावर a' इज़ इक्वल टू a, ये वाले कांस्टेंट के बराबर है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, a के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। दूसरी हम ऐसी की ऐसी पुट कर देंगे, लेकिन दूसरी दूसरी एक्सपोनेंट की पावर में जो b है वो इज़ इक्वल टू है एक्टिवेशन एनर्जी ओवर जनरल गैस कांस्टेंट। तो b की जगह अभी हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू होती है एक्टिवेशन एनर्जी ओवर जनरल गैस कांस्टेंट। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे b की, तो हमारी ये जो है वो मेन इक्वेशन हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आर्हीनियस की मेन इक्वेशन है। तो इसमें ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंट वाला फैक्टर, उसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, और इसमें दो कांस्टेंट हैं, एक है ये वाला कांस्टेंट, इसको आर्हीनियस फैक्टर भी बोलते हैं, और एक कांस्टेंट है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी वाला, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी है। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमने पुट की थी b के अंदर। तो एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस फैक्टर जो जिसको हम a भी बोलते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने सुना भी हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कैटलिस्ट की वजह से कम या ज़्यादा होती है और किसी चीज़ की वजह से कम या ज़्यादा नहीं होती, टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट नहीं करता। और ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो ये हमारा फैक्टर होगा ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली ये वाला जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है ये भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इन्हीं चीज़ों में हमने वैल्यूज़ पुट की थी, तो हमारा ए ये वाला फैक्टर आया है और एक्टिवेशन एनर्जी आई है। असल में ये उन्हीं कांस्टेंट को मॉडिफाई हमने किया हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद। तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। अब हमने इस इक्वेशन में से, आर्हीनियस इक्वेशन में से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका हम लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। तो लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे तो हमारी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। अब जो है लॉग ऑफ नेचुरल इस वैल्यू के साथ भी लेना है, इस वैल्यू के साथ भी लेना है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको किस तरह से लेंगे। तो जब एक्सपोनेंट वाली वैल्यू का लॉग ऑफ नेचुरल लें तो उसकी पावर पहले आ जाती है, ठीक है, फिर हम लॉग ऑफ नेचुरल ले लें। बल्कि लॉग 10 भी लें तो जिस भी चीज़ का लॉग 10 लें उसकी भी पावर पहले आ जाती है, फिर हम उस वैल्यू का लॉग लेते हैं। तो किसी भी चीज़ का पावर वाली वैल्यू का हम लॉग लें, लॉग ऑफ नेचुरल लें, पावर पहले आ जाती है। तो ये हम देख लेते हैं ये किस तरह से पावर पहले आती है। तो आप ये देख सकते हैं, तो हमने लॉग ऑफ नेचुरल ए का लिया, ठीक है। फिर अब इस वाली वैल्यू का लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे तो इसकी पावर जो है वो पहले आ जाएगी, माइनस पावर क्या है, माइनस में है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT और फिर लॉग ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है। तो फिर लॉग ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। जब हम 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, लॉग ऑफ नेचुरल रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल आर्हीनियस फैक्टर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT, ओके। अब जो है हम इस वाली इक्वेशन से हमने निकालना है, इस वाली इक्वेशन को से भी हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो log 10 जो है वो ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को log ऑफ नेचुरल की जगह log 10 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे log ऑफ नेचुरल की जगह 2.303 log ऑफ नेचुरल को जब कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आ जाएगी, इसकी जगह भी सॉरी यहाँ पे भी 2.303 आएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लॉग ऑफ नेचुरल हम ख़त्म करेंगे वहाँ हम 2.303 लॉग लिख देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये इक्वेशन ज़रा इस तरह से मॉडिफाई हुई है। तो अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे ग्राफ, हमें पता है किस तरह से हम लेते हैं। मैं थोड़ा यहाँ रेज कर देती हूँ,
2.303 ए, ठीक है। ये इक्वेशन इसको इसमें मॉडिफाई किया है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो 1/t जो है वो हम लेंगे अपने एक्स एक्सिस पे, और हमारे एक्स एक्सिस के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसको हम लिख देते हैं स्लोप में लिख देते हैं, और हमारी जो ये वाली होती है वो इंटरसेप्ट होती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें लॉग के को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी हमारी वाई एक्सिस पे, कौन सी वैल्यू होगी, लॉग के, ठीक है। तो लॉग के को हम वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं। 2.303 लॉग के को हम वाई एक्सिस पे नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे कि हम दोनों साइडों पे, इक्वेशन की इस साइड पे भी और इक्वेशन की इस साइड पे भी, हम 2.303 को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, और यहाँ पे 2.303 हमारा आ जाएगा, ठीक है। जब सारी इक्वेशन को, ये वाली सारी इक्वेशन को 2.303 के साथ डिवाइड कर देना है, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कटने के लिए कुछ है नहीं। तो अब इस इक्वेशन से हम ग्राफ को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा 1/t जो है, 1/t जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, और हमारा लॉग के जो है वो वाई एक्सिस पे होगा, और माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 आर की वैल्यू हमारी स्लोप होगी, ठीक है, स्लोप होगी, और प्लस लॉग ए की वैल्यू इंटरसेप्ट होगी। इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक होगा, लॉग ए की वैल्यू होगी, वो लॉग ए की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको मॉडिफाई किया है। अब हमने यहाँ से निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हम असल में कहाँ से निकालेंगे, स्लोप से, क्योंकि हमारी स्लोप जो है वो इसके बराबर है। स्लोप किसके बराबर है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 आर। ये वाली जो इतनी वैल्यू है वो हमारी स्लोप की वैल्यू है, 1/t को निकाल के। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे अपनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो अब मैं इसको थोड़ा रेज कर देती हूँ। तो स्लोप किसके इक्वल है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 आर, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ रही है, स्लोप की वैल्यू ग्राफ में जब हम एक्सेल में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है, वो आ रही है माइनस, अब हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये वाली वैल्यू जो इस साइड पे डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगी, और आर की वैल्यू क्या होती है, आर जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। ये सारी वैल्यू दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गई है, तो ये भी वैल्यू दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये इस साइड पे रह जाएगा सिर्फ माइनस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। माइनस माइनस दोनों साइडों से कट जाएगा, तो फिर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल ये आ रही है, अगर ये वैल्यू आ रही है तो इस केस में हमारी आ जाएगी 1.1 केल्विन प्लस में है, यहाँ केल्विन माइनस में है, तो माइनस और प्लस वाली पावर वाले केल्विन कट जाएगा, और पीछे रह जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रह जाएगी जूल पर मोल। वैसे भी एनर्जी की यही वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इस तरह से आ जाती है। अब हम एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू याद रखनी है, ये हमने निकाल ली है। दूसरी हम जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है इंटरसेप्ट की, सॉरी इंटरसेप्ट की नहीं करनी। फॉर एग्जांपल हमारा मेन फार्मूला था, ग्राफ लिख लेते हैं ना, आपको याद रहे हम क्या कर रहे हैं। स्लोप थी हमारी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर
2.303 आर, और इंटरसेप्ट था हमारा log a, और एक्स एक्सिस पे था हमारा log k, और वाई एक्सिस पे था 1/t। हमारा जो मेन फार्मूला है, अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी तो निकाल लिया, लेकिन अगर हमने रेट कांस्टेंट निकालना है तो मेन फार्मूला हमारा कौन सा था, ये वाला। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें और चाहिए। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ये वाला अगर हमने फार्मूला, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास है, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हम भी ग्राफ से, एक्सेल में ये वाली वैल्यू भी गिवन होती है, तो वो वैल्यू उसको हम बोलते हैं कि ये वो इंटरसेप्ट की वैल्यू है। इंटरसेप्ट की वैल्यू विल बी इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू। तो अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग इंटरसेप्ट की वैल्यू, इसको सी लिख लेते हैं। एंटी लॉग यहाँ पे लेंगे, इस साइड पे अगर एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग कट जाएंगे, लॉग और एंटी लॉग ख़त्म हो जाएंगे। बस ज़ाहिर बात है, अगर लॉग है तो उसका एंटी, उसका उल्ट ले लेंगे तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एंटी लॉग, ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, एंटी लॉग और इंटरसेप्ट की जो भी वैल्यू ग्राफ से आ रही है, एक्सेल वो वैल्यू लिख के देता है, एंटी उस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू आ रही है 4.313, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे लॉग था और इंटरसेप्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी ग्राफ से, एक्सेल में वो वैल्यू आ जाती है। लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे एंटी लॉग ली है। यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे कोई लॉग की वैल्यू इस साइड पे नहीं है, तो यहाँ एंटी लॉग वैसे का वैसा रहेगा। तो जो भी इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी उसको, उसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये आ रही है, और एक्टिवेशन एनर्जी 103.41 ओवर आर की वैल्यू हमें पता है, टी की भी वैल्यू गिवन होती है। तो ये सारी जब वैल्यूज़ पुट करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, और अगर टेम्परेचर जो है 2 है और रेट कांस्टेंट 2 बार हमने निकाला है, तो फिर हम क्या करेंगे। वो देख लेते हैं, तब क्या करेंगे। में अगर ये वाला फार्मूला भी है ना हमारे पास, डिफरेंट फॉर्म में फार्मूलाज, ये हमने निकाला था, आपको पता है। जब रिएक्शन जो है वेरियस टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है, तो फिर ज़ाहिर बात है हर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट आएगा। तो तब क्या करना है, तब ये करना है, सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू d/dt लगाना है हमने। हम जब भी जिस लिहाज से हम डेरिवेटिव ले, हम ये वाला साइन लगाते हैं। तो हमने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेना है, d/dt लगाएंगे दोनों साइडों पे। यहाँ पे डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल चीज़ का लेते हैं। तो ये जो ये भी कांस्टेंट है हमारा, ये वेरिएबल नहीं है, तो इसका भी हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा हमारा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लो, तो वो ज़ीरो आ जाता है। अब इस वैल्यू में एक चीज़ ऐसी है जो वेरिएबल है, तो इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट चीज़ है उसको बाहर निकाल के। और ये बटे के नीचे है, तो ये हमारा होगा t-1।
जो चीज़ बटे के नीचे हो उसकी पावर -1 होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT, ये पूरे का पूरा बटे के नीचे है हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, ओके। और इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग ऑफ नेचुरल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग ऑफ नेचुरल ऑफ रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के लिहाज से रेट कांस्टेंट का लॉग ऑफ नेचुरल किस तरह चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज होने के लिहाज से, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे 0 माइनस, ये सॉरी टेम्परेचर नहीं है, टाइम है, सॉरी विद द टाइम, कि विद द टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर यही है, टाइम नहीं है। टाइम हम रेट ऑफ रिएक्शन में करते हैं, ये हमने टेम्परेचर के लिहाज से लिया है, इस साइड पे भी टेम्परेचर के लिहाज से लिया, इस साइड पे भी टेम्परेचर के लिहाज से लिया, ओके। तो जब हम पता है जब हम डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर होगी उसमें -1 कर देते हैं, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं हम जो भी पावर होती है उसमें +1 कर देते हैं। तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो हम -1 कर देंगे, और इसमें डेरिवेटिव के केस में जो भी पावर होती है वो पहले भी आती है, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी है और फिर -1 जो भी पावर है वो पहले आ जाएगी, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -1, ठीक है। पहले पावर पहले आ जाती है और जो भी पावर उसमें से -1 हो जाता है, ये डेरिवेशन करने का रूल है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर R, यहाँ T नहीं है सॉरी सिर्फ R है, -2, ठीक है। तो -2 का यही मतलब होता है कि आप इसको बटे के नीचे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, इसकी पावर जो है T की पावर जो आ रही है वो -2 आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 हम नहीं लिखेंगे अब, एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT स्क्वायर, T -2 था नीचे जाके, T -2 का मतलब ये है कि बटे के नीचे T का स्क्वायर होगा, ओके। अब ये इस फॉर्म में है कि हम इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले डेरिवेट किया है उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसकी इंटीग्रेशन कर सकें एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इंटीग्रेट करने का रूल होता है कि हम सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर वाला वेरिएबल है वो टेम्परेचर के साथ जाएगा और जो रेट कांस्टेंट वाला है वो अलग हो जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे d log ऑफ नेचुरल k एक्टिवेशन एनर्जी RT स्क्वायर dt, जो इस साइड पे डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लॉग ऑफ नेचुरल लेंगे, क्योंकि लॉग ऑफ नेचुरल हम तभी ले सकते हैं जब डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, डेरिवेटिव के बगैर लॉग ऑफ नेचुरल नहीं ले सकते, इसलिए हमने सारी इक्वेशन को पहले डेरिवेट किया, डेरिवेटिव लगाया साथ, और लिमिट में लेंगे। अगर हम इसका वैसे ही इंटीग्रेशन करें तो दोबारा ये इक्वेशन दोबारा आ जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन। अगर हम लिमिट लगा के इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो ये वाली इक्वेशन दोबारा आ जाएगी, और लिमिट लगाने का मतलब ये है कि इसको हम करेंगे K1 से लेके K2 तक, दूसरी साइड पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट की भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, E ओवर R ऐसे ही आ जाएगा इंटीग्रेशन, T स्क्वायर को T -2 लिख देंगे dt, सी इस वाली चीज़ का सिर्फ इंटीग्रेशन किया है, बाकी ये एक्टिवेशन एनर्जी ओवर R ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये भी लिमिट में करेंगे T1 से लेके T2 तक, दो टेम्परेचर्स के दरमियान और ये दो रेट कांस्टेंट के दरमियान। वैसे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वेरिएशन चेक कर रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको अगर कोई चीज़ इस तरह से हो जिसकी पावर जो है, जिसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं और जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव जो है उसकी पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा दोबारा लॉग ऑफ नेचुरल ही आ जाएगा K2 K1, ये लिमिट है।
और इसका क्या रूल है, -2 का जो भी पावर है, मैंने इंटीग्रेशन में बोला था पावर प्लस हो जाएगी। डेरिवेटिव जब हम लेते हैं पावर का तो वो उसमें -1 होता है, और जब हम पावर का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो +1 होता है। इसमें -1 डेरिवेटिव के केस में -1, इंटीग्रेशन के केस में +1। तो t -2 +1 और वही नीचे आ जाएगा -2 +1, ये रूल होता है। तो ये सारा जो है ये इंटीग्रेशन का आंसर जो है ये आएगा। यहाँ से लेके लिमिट भी साथ में आएगी t2 t1, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पोर्शन है उसका सल्यूशन आएगा ये वाला। -1 -2 +1 की जगह आ जाएगा, 2 में से 1 निकाले तो आ जाएगा -1, और यहाँ पे भी आ जाएगा -1। इसका मतलब है log ऑफ नेचुरल k2 माइनस log ऑफ नेचुरल k1। -1 का मतलब है t -1 का मतलब है ये बटे के नीचे होगा, और ये वाला जो माइनस है इधर आ जाएगा। इसको अभी बटे के नीचे नहीं लिखते, हाँ बटे के नीचे लिखेंगे। ये जो माइनस है इसके साथ ही लगा देते हैं, क्योंकि ये माइनस इसी के साथ है। t -1 का मतलब 1/t, क्योंकि अभी लिमिट अप्लाई करनी है इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है। सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा। t -1 का मतलब है 1/t, और ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पे आ गया, ये वाला माइनस t2/t1। ठीक है, तो अब इसका मतलब है जो log ऑफ नेचुरल की अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो जो वैल्यूज माइनस में होती है वो बटे के नीचे आ जाती है, log ऑफ नेचुरल k2/k1। इसको सॉल्व करना है, t2 पहले लिखेंगे इसकी जगह, फिर t1 लिखेंगे, t2 फिर -t1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस इधर भी आएगा माइनस इधर भी आएगा, क्योंकि मेन वैल्यू के साथ माइनस है। t1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है उस केस में जब हमारे 2 टेम्परेचर हों और उस पर 2 रेट कांस्टेंट हो। T1 पे K1 है, T2 पे K2 है, तो तब हम ये वाला रिलेशन लगा के सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की भी, रेट कांस्टेंट की भी। ठीक है, और अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे। उस केस में हम सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे निकालेंगे। स्लोप से निकालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, और फिर उसके बाद इंटरसेप्ट निकालेंगे। फिर इंटरसेप्ट और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे अगर 1 टेम्परेचर है। लेकिन अगर 2 टेम्परेचर है तो तब हम इस तरह निकालेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।